एवरीवन, आज हम पहले चैप्टर आवेश एवं आवेश के गुण धर्म के पार्ट सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अपन ने क्या किया था, आवेश की विमा और वो एक अदिश राशि है उसके बारे में पढ़ लिया था। आवेश की एसआई मात्रक वगैरह पढ़ लिए थे, ठीक है। अब बात आती है कि आवेश के गुण धर्म क्या है। आवेश के गुण धर्म के लिए अपन देखते हैं, तो सबसे पहला जो गुण धर्म होता है वो होता है आवेशों की योज्यता। क्या है ये? आवेशों की योज्यता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक विलगित निकाय है, विलगित निकाय का मतलब अलग किया हुआ भाग। आवेशों की योज्यता मतलब कोई भी आपके पास एक विलगित निकाय है, उस पर उपस्थित कुल आवेश वो कितना होता है उसके बारे में बताता है। मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई निकाय जिसके अंदर प्लस का 5 कूलम है, माइनस का 2 कूलम, प्लस का 3 कूलम और माइनस का 1 कूलम, इस तरह से आवेश पड़े हैं। तो इस पर आवेश, कुल आवेश कितना होगा? तो किसी विलगित निकाय पर जो उपस्थित कुल आवेश होता है सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर? बीजगणितीय योग के बराबर। अब बीजगणितीय योग ये कितना है? प्लस का 5, ये कितना है? माइनस का। तो टोटल आपको आवेश चाहिए, तो प्लस का 5, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 1, तो अपने पास हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस का 5 कूलम हो गया। तो जो कुल आवेश है वो क्या होगा अपने पास? सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश क्या होता है? सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, ठीक है। सुन रही बात? अब दूसरा जो इसके अंदर जो गुणधर्म है वो है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता। अब देखिए, निश्चलता का मतलब क्या है? जड़ता का मतलब क्या? वेरिएबल। फिर ना इसका मतलब ये हुआ कि आवेश होता है उसका मान हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आवेश गतिमान हो चाहे आवेश स्थिर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी निकाय पर जो उपस्थित आवेश है अगर वो गतिमान अवस्था में होता है तो भी उसका मान उतना ही रहेगा जितना वो विरामावस्था में होता है। इसका मतलब क्यों? विरामावस्था में जो मान होगा वही क्या हो जाएगा? क्यों गतिमान अवस्था में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, तो अपने पास आवेश की निश्चलता का मतलब क्या हुआ कि आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ये हुआ कि विराम अवस्था में आवेश का जो मान होगा वही क्या हो जाएगा? गतिमान अवस्था में हो जाएगा। तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा जो गुणधर्म है वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण मतलब ये हुआ कि जैसे ऊर्जा संरक्षण होता है वैसे आवेश का संरक्षण हो गया, द्रव्यमान संरक्षण होता है वैसे आवेश का संरक्षण हो गया। तो ये किसी विलगित निकाय, अपन बात करते हैं किसी विलगित निकाय की, निकाय पर उपस्थित कुल आवेश ये क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। मतलब ये हो गया आवेश को न तो नष्ट कर सकते न ही उत्पन्न कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। अपन इसी को क्या बोलेंगे? आवेश का संरक्षण बोलेंगे। अर्थात ये हुआ कि न तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं और न ही
इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, और यही क्या है, आवेश का संरक्षण है। चौथा जो होता है वो होता है आवेश का क्वांटीकरण। अब ये क्या चीज है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपके पास कोई भी निकाय है, उस पर जो उपस्थित आवेश होगा उसका मान होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के तुल्य। मतलब समझे कि कोई भी आवेश है Q, उसका जो मान होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस Ne के तुल्य होता है। यहाँ पे n होती है, वो होती है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या मतलब 0 के अंदर भी आता है। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का मान। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। मतलब ये हो गया किसी निकाय पर उपस्थित जो आवेश होगा उसका मान होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के तुल्य होगा। मान लीजिए किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, -5 हो गया, इस तरह से होता है। नहीं कि ऐसे होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं हो सकता। उसमें फ्रैक्शन के अंदर नहीं आएगा, हमेशा पूर्ण संख्या के अंदर आएगा। तो ये जो इसका मतलब ये हो गया, किसी निकाय पर उपस्थित आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। लिख देता हूं, किसी निकाय पर उपस्थित आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। और यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक है, तो अपन ने आवेश के चारों गुणधर्म पढ़ लिए। सबसे पहले था ये आवेश की योज्यता, दूसरा आवेश की अनिश्चितता, तीसरा था आवेश का संरक्षण और चौथा है आवेश का क्वांटीकरण। तो इसके अंदर 2 बातें और आती है, आप ध्यान रखना हमेशा कि आवेश और द्रव्यमान एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। संबद्ध का मतलब क्या होगा, कोई भी आवेश होगा उसका द्रव्यमान होगा, और जिसका आवेश या द्रव्यमान होगा उसका आवेश होगा, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, फोटोन होता है उसका द्रव्यमान नहीं होता तो उसका आवेश भी नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश 0 होता है। तो ये है कि कण का, कोई भी कण है जिसका द्रव्यमान होता है तो कुछ ना कुछ आवेश जरूर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज ये है, अगर मान लीजिए आवेश गतिमान है तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो अपन ने जो चौथा पॉइंट पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण, उसके बेस पर एक क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ है किसी धातु के एक गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने पर उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। अब धनावेशित यहां पे बोला निष्कासित होंगे, तो कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु, उसको धनावेशित करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, धनावेशित ज्यादा होंगे। सुना रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने, तो देखिए कितना बोला 1 कूलम, तो Q का मान जो सॉल्यूशन है वो क्या है, Q का मान कितना दे रखा है 1 कूलम। आपको बोला है कि धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आपको पूछा है क्या, n का मान पूछा है। तो क्या पढ़ा था अपन ने, Q = Ne पढ़ा था। ठीक है, अपने पास n की वैल्यू लेनी है तो n = क्या हो जाएगा, Q अपॉन कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। Q का मान 1 और E का मान कितना, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 है। इसको ऊपर लेके जाओ, 1 अपॉन में 1.6 और यहाँ पे 10 की पावर प्लस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो n = यहाँ पे 19 है, मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ, अपॉन में कितना कर दिया मैंने, 1.6 गुना 10 की पावर कितना कर दिया, 18। इसको हटा के मैंने 100 कर दिया, 100 में से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 6 बार
और फिर जाएगा ये जाएगा 2 5 और यहाँ पे कितना पड़ा है तो 6 बार जाएगा। 16 की 96 में 4 बच गया 40 16 32 और फिर बच गया अपने पास 8 80 16 80 हो गया इनटू में कितना पड़ा 10 की पावर 18। ये क्या हो गया n का मान। तो अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु को 1 कूलम आवेशित करते हो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6.25 गुना 10 की पावर 18 होगी। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6.25 गुना 10 की पावर 18। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब आपको क्या कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए और आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है Q का मान निकालना है और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। दूसरी बात पहले क्या चीज पूछी आपको इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, n का मान पूछे। अब कैसे निकालेंगे तो देखिए इसमें आवेशित करने पर द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान में वृद्धि। तो सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे अपन द्रव्यमान में वृद्धि। अब यहाँ पे इसका चेक करेंगे तो ये कितना है डेल m से लिख देता हूं मैं और यहाँ पे कितनी हो रही है 9.1 नैनोग्राम हो रही है। अब नैनोग्राम हो रही है तो मैं इसको किससे लिख देता हूँ MKS में लिख देता हूँ 9.1 गुना 1 नैनोग्राम 10 की पावर माइनस कितना होता है 9 होता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा नैनो है तो ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने को किसमें चेंज करना है केजी के अंदर। तो ग्राम के अंदर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। तो अपने पास कितना आएगा 9.1 गुना 10 की पावर माइनस का 12 केजी हो गया। ठीक है, ये आया किसका मान है डेल m का मान है। अब अपने को क्या करना है इसने पूछे इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि Q बराबर Ne होता है आवेश तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल m बराबर n इंटू Ne हो जाएगा। Ne का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो n का मान पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ये हो गया n बराबर कितना हो जाएगा डेल m अपॉन में कितना Me हो जाएगा और डेल m का मान अपने पास पड़ा है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 12 अपॉन इसका Me का मान कितना होता है ये होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ Me बराबर 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये हो गया तो ये आपस में कट जाएंगे तो अपने पास क्या ये तो कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। आप देख लीजिए कितना बचेगा आपके पास 12 और 31 में से 12 गया कितना हो गया Ne। so n इक्वल्स टू 10 की पावर 31 है और ये 10 की पावर माइनस 12 है तो यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो निकालने पर अपने पास कितना होता है 10 की पावर 19। ये आ गया अपने को क्या हो गया पहला वाला कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, ये पहला है तो कितने दिए गए 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिए गए। अब अपने पास बारी आती है दूसरे की ये क्या पूछा है आवेश का मान ज्ञात कीजिए और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मान Q बराबर कितना होता है Ne होता है तो n का मान दिया हुआ है और यहाँ पे 10 की पावर 19 और E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होता है तो ये माइनस 19 प्लस 19 कैंसिल हो जाएगा। Q का मान कितना आया 1.6 कूलम आया। अब अपने को पता क्या चलेगा कि ये प्रकृति क्या होगी धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी। इसने तो पूछ लिया प्रकृति याद कीजिए तो अपने को यहाँ से कुछ क्लू मिलेगा किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है और द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो द्रव्यमान में वृद्धि कब होगी जब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमेशा वस्तु ऋणावेशित होती है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो धनावेशित होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रकृति है वो क्या होगी ऋणात्मक होगी क्योंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं देते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कूलॉम का नियम जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या है जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था ना वैसे ही कूलॉम का नियम है। अब ये क्या कहता है
देखिए अपन ने शुरू में पढ़ा था कि भाई दो समान आवेश होंगे प्रतिकर्षित होंगे, दो विपरीत आवेश होंगे वो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो उनके बीच में तो बल तो लग रहा है, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। तो ये कितना लग रहा है, क्या होगा, ये बताता कूलॉम का नियम। तो इसने ये बताया कि आपके पास दो कोई आवेश है, क्या है, दो कोई आवेश है Q1 और Q2। तो इनके मध्य जो दूरी है ये बिंदु आवेश बोलते हैं। बिंदु आवेश क्या होता है, जिनका द्रव्यमान अल्प होता है उनका आवेश बहुत कम होता है, उनको बिंदु आवेश बोलते हैं, ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे इन दोनों को कितनी दूरी पर रखा गया है, r दूरी पर। तो कूलॉम ने ये कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग कर दिया r स्क्वायर और व्युत्क्रमानुपाती उल्टा कर दिया 1/r स्क्वायर। तो क्या देखा अपन ने कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां दोनों चीज ध्यान रखना। तो अपन जैसे रखेंगे तो दोनों को साथ में रखो तो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूलों से अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो क्या है, पहला क्या है, कूलॉम नियम के अनुसार, कूलॉम नियम के अनुसार दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही कूलॉम का नियम है। तो जैसे ही F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है, अगर F का अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है K, और ये आएगा Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब बात आती है K क्या चीज है, जहां K है वो क्या होता है, विद्युत नियतांक होता है, या सीधा अपन क्या कर सकते हैं, नियतांक लिख सकते हैं। अब इसका जो मान होता है वो कितना होता है, K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब रही बात एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिखेंगे, न कि लिखेंगे, तो ये इस तरह से लिखे एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता का मतलब ये हो गया कि भाई अगर निर्वात है उसमें विद्युत रेखाएं उसमें गुजरने की कैपेबिलिटी कितनी है, उसको बोलते हैं विद्युतशीलता बोलते हैं। और जो इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। अब रही बात इसकी इकाई और आती है, यूनिट आती है। यूनिट कैसे निकालोगे, अब यूनिट एस से निकालोगे, इससे के की यूनिट निकालो, इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पे के पड़ा है, ठीक है। ये इसका Q का कितना होता है, कूलॉम, इस Q का कूलॉम, तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन में ये मीटर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी का मीटर स्क्वायर। तो K का कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो एप्सिलॉन नॉट उल्टा है इस K से, तो यहाँ पे क्या जो K का आ रहा है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कूलॉम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कूलॉम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ठीक है। अब रही बात अगर इसकी विमा देखें तो एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करते हैं तो कूलॉम का इसका कितना होता है, 80 होता है। तो ये हो जाएगा a²t² हो जाएगा, मतलब m और l के होते हैं, 0 होते हैं। फिर यहाँ पे न्यूटन की बात करते हैं तो m1 l1t-2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, l2 हो गया। अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो m कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। l एक यहाँ पे पड़ा है, 2 यहाँ पे पड़े, 3 हो गए। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3, t -2 यहाँ है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो t का कितना हो जाएगा, 4। a ऑलरेडी पड़ा है 2, ये हो गया अपने पास m-1 l-3 t4 a2, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अगर इस एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ रखेंगे तो k का मान आएगा, वो आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 आएगा। और यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। ये होगी इसकी बात, K की बात।
अच्छा, अगर मैं इसमें यहाँ पे k की वैल्यू रखूंगा तो कितना वैल्यू मिलेगी अपने को? f का मान कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 q2 अपॉन में कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा। ये किसके अंदर है? ये है निर्वात में बल, ये है निर्वात में बल। अगर मेरे को चाहिए माध्यम में बल चाहिए तो क्या करूंगा? अगर माध्यम का मतलब ये, अगर आवेश वायु में या फिर कोई कांच या फिर अन्य माध्यम में हो तो कितना होगा माध्यम में बल? तो यहाँ पे F का मान हो जाएगा 1 मैं FM लिख रहा हूँ मीडियम, तो FM बराबर 1/4 पाई, यहाँ पे निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, माध्यम के लिए खाली क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 और Q2 अपॉन में कितना? r² हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू मिलती है अपने को। अब बात आती है यहाँ पे एप्सिलॉन की भी क्या होगी, इकाई कितनी हो जाएगी? ये एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है अलग अलग माध्यम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब ये आपेक्षिक विद्युतशीलता होती क्या है? अब इसको लिखते हैं एप्सिलॉन r से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन r। इसका हम फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके आप डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। एप्सिलॉन r इक्वल्स होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? माध्यम, माध्यम में विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? निर्वात की विद्युतशीलता। ये है, तो इससे इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि माध्यम की विद्युतशीलता और तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और एक और देखिए, यहाँ पे जो एप्सिलॉन की मात्रक होता है वही एप्सिलॉन नॉट की होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये मात्रक विहीन तथा विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि एक निर्वात में जो बल पड़ा था, निर्वात में बल वो कितना था? F से लिख देता हूं, FO से लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r²। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी। और माध्यम में कितना पड़ा था? माध्यम में बल वो पड़ा था Fn से लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन में r²। अगर आपको पूछे कि भाई माध्यम में जो बल लगेगा वो निर्वात की तुलना में कितना लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, 2 के अंदर भाग देता हूँ किसी का समीकरण 1 का। जैसे ही भाग दिया तो अपने पास आया Fm बटा Fo है, तो वो Fm का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में r²। और इसका मान कितना Fo का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा में कितना हो जाएगा? r²। बाकी सारे कट गए 4 पाई वगैरह, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बटा कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। तो देखिए ये इसका उल्टा है ना, यहाँ पे एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट है, जबकि अपने को कितना मिल रहा है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन मिल रहा है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ? 1/एप्सिलॉन r लिख देता हूँ। तो Fm बराबर कितना? Fo उधर जाएगा तो ये मिलेगा अपने को Fo बटा में एप्सिलॉन r। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर माध्यम में जो 2 बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला कूलाम बल है वो निर्वात की तुलना में कितना होता है? 1/एप्सिलॉन r गुना होता है। 1/एप्सिलॉन r गुना एप्सिलॉन r का मान अपने को दिया हुआ होगा, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग मान होता है, ठीक है। देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवेश वाले 2 धनायन
परस्पर 3.7 गुना 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दो धनायन है तो आपस में धनायन हो गया, प्रतिकर्षण होगा, जबकि इनके मध्य दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्यों निकालना पड़ेगा, तो अपने को क्या क्या दिया होगा, अपने को f का मान दिया हुआ है। जो दिया गया है वो चीज देखो, आप जो दिया गया है वो देखो, f का मान है 3.7 गुना 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन, और जो दूरी है वो r से लिखते हैं, वो कितना दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्या पूछा गया है, प्रत्येक आयन सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो Q का मान निकालना पड़ेगा। तो वही बात, दो समान है तो Q1 और Q2 का जो मान है मैंने कितना ले लिया, Q ले लिया, तो F बराबर कितना होता है KQ1 Q2, तो ये Q स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो मान रख दीजिए, बाकी अपने जो भी है, F का मान है 3.7 गुना 10 की पावर माइनस 9, और यहाँ पे K का मान 9 गुना 10 की पावर प्लस का 9 होता है। यहाँ पे Q स्क्वायर अपने को पूछा, R का मान 5 गुना 10 की पावर माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मेरे को Q स्क्वायर चाहिए, बाकी वो एक तरफ भेज दो। तो अपन ने जैसे ही Q स्क्वायर को रखा एक तरफ, तो ये इधर आएगा, तो 25, 5 का स्क्वायर 25 गुना ये 10 की पावर माइनस का 20, ये पड़ा था अपने पास 3.7 गुना 10 की पावर माइनस 9 अपॉन, ये अपने पास हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपने पास कितना बचेगा, कितना नहीं होगा वो देखो। तो यहाँ पे Q स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 25 बटा 9 कर देता हूं मैं, और गुणा ये कर दिया मैं 3.7, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस 9 माइनस 29, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9 और 8 हो जाएंगे 29 और 9 10 की पावर माइनस का 38 हो गया। अब मेरे को Q की वैल्यू चाहिए, Q इक्वल्स टू क्या होगा, रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 बटा 9 गुना 3.7 गुना 10 की पावर माइनस 38, तो 25 का होता है 5 और इसका हो जाएगा 3। अब ये 3.9 है, 2 का 4 होता है, 2 से कम होगा, तो इसका होता है 1.92, तो इसका और कर दो माइनस 38 का हो जाएगा 10 की पावर माइनस का कितना, अपने पास होगा 19 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5, या इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूआ 10, ये हो जाएगा 1, 45 से 46, और फिर हो जाएगा 4, और ये 9, 2 के बाद 9.7 बटा कितना कर दिया 3, तो 3 का जो भाग दोगे तो 3 बार गया, ये आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 है, ये भाग दोगे 3 बार जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 19 कूलम हो जाएगा। ये क्या आ गया, Q का मान आ गया। अब इसने पूछा है कि पहले की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो अपने को पूछा है n, तो n का मान ज्ञात करना है, तो Q बराबर क्या होता है Ne होता है, तो Q का मान अपने पास कितना आया, या n का मान देखोगे कितना हो जाएगा, Q अपॉन कितना हो जाएगा E हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू Q का मान 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19, E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होता है, तो ये कट गया 1.6 से ये कितनी बार गया 2 बार, तो n का मान कितना आ गया 2। तो अपने को लास्ट में पूछा था ना सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है, धन्यवाद।